विद्यार्थी मित्रों, पाठ 1 और पाठ 2 के पूर्ण होने के बाद आज हम लोग भूगोल का तीसरा पाठ मानव की प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रवृत्तियाँ शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें पहले भाग में मानव की आर्थिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, किसे कहते हैं, मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा प्राथमिक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मानव की आर्थिक प्रवृत्तियाँ अर्थात क्या। आर्थिक प्रवृत्ति कहते किसे हैं? तो वह प्रवृत्ति जिसको करने से मनुष्य को आय प्राप्त हो उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब कि मानो वह कार्य, वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा आय की प्राप्ति करता है, धन की प्राप्ति करता है, पैसा कमाता है, उसे हम आर्थिक प्रवृत्ति कहेंगे। आर्थिक प्रवृत्ति मुख्य रूप से 5 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है प्राथमिक प्रवृत्ति, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थक और पांचवें है पंचम प्रवृत्ति। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राथमिक प्रवृत्तियाँ जो भी मानव के द्वारा की जाती हैं, वे प्रवृत्तियाँ संपूर्ण रूप से पर्यावरण पर आधारित होती हैं। जैसे जो भी भौतिक संसाधन हैं, चाहे वो भूमि हो, जल हो, वनस्पति हो, भवन निर्माण की सामग्री हो एवं खनिजों का उपयोग हो, ये सारी प्रवृत्तियाँ, ये भौतिक संसाधन जिनका उपयोग मानव अनेक प्रवृत्तियों में करता है, ये सब पर्यावरण पर ही निर्भर करती हैं। जैसे शिकार करना, भोजन एकत्र करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, जंगलों से लकड़ी काटना, खेती एवं खनन प्रवृत्ति अर्थात खुदाई प्रवृत्ति, ये सब प्राथमिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक प्रवृत्ति अर्थात जिसके द्वारा मानव अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह प्रवृत्ति प्राथमिक प्रवृत्ति है। अगर हम प्राचीन काल के बारे में विचार करें तो प्राचीन समय में मानव खानाबदोश जीवन अर्थात भटकता हुआ जीवन व्यतीत करता था। उस समय का मानव, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो जंगलों में जो भी फल कंदमूल मिलते थे उनका भोजन के रूप में उपयोग करता था, पशुओं का शिकार करता था, शिकार किए गए पशुओं के मांस को खाता था, मछली पकड़ता था। ये सारी प्रवृत्तियाँ पर्यावरण पर संपूर्ण रूप से निर्भर थीं। शरीर को ढकने के लिए उस समय वस्त्र नहीं थे, वो पेड़ों के पत्ते या वृक्ष की छाल से अपने शरीर को ढकता था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया, उसकी समझ शक्ति में वृद्धि हुई, पशुओं का महत्व उसकी समझ में आया, तो उसके बाद जिन पशुओं का वो शिकार करता था, वो मानो पशुपालन की ओर मुड़ा, उसने पशुपालन प्रवृत्ति करना शुरू किया। इसके बाद पशुओं के उपयोग से खेती के कार्य की शुरुआत पहले अस्थायी खेती के रूप में हुई और फिर अस्थायी खेती से अस्थायी कृषि प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मानव के ग्रामीण जीवन का आरंभ हुआ। ज्यों ज्यों मानव की ज़रूरतें बढ़ने लगीं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगीं, वो खेती की ओर अग्रसर होने लगा। जो खेती की ओर अग्रसर हुआ, जो खेती के काम से जुड़ा, वह मानव किसान कहलाया। और वो मानव जो खेती की ओर नहीं मुड़ा, वो किसान की आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग कारीगरी के काम की ओर मुड़ा, वो मानव, वो वर्ग ग्रामीण कारीगर वर्ग कहलाया।
किसान तथा अन्य श्रमिकों के बीच विनिमय का व्यवहार शुरू हुआ। विनिमय अर्थात वस्तुओं का लेन देन। इसके बाद गाँव के कद एवं आकार में परिवर्तन आया और गांव के लोगों की प्रवृत्तियों का विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 18वीं सदी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो इस क्रांति का, यूरोप की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव अनेक क्षेत्रों पर पड़ा, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संदेशा व्यवहार एवं व्यापार। इन सभी पर औद्योगिक क्रांति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला। यूरोप की जो प्रजा थी वो पूरे विश्व में छा गई। दूसरे महाद्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ यूरोप को प्राप्त हुआ, अर्थात यूरोप ने दूसरे महाद्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर वो तो खुद विकसित हुआ, लेकिन विकासशील देश, जो विकासशील यूरोप महाद्वीप अधिक विकसित होता गया, पहले विकासशील था लेकिन दूसरे महाद्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके धीरे धीरे यूरोप महाद्वीप जो है वो आर्थिक रूप से विकसित होता गया। इसके पीछे मुख्य कारण था उपनिवेशवाद, अर्थात उन्होंने जो अलग अलग महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित किए उससे वहाँ के प्रदेशों का शोषण किया। यही कारण है कि एशिया और अफ्रीका के देश अल्प विकसित स्थिति में आ गए। ये तो यूरोप के बारे में हुआ। लेकिन जब दोनों विश्व युद्ध हुए तो दोनों विश्व युद्धों के बाद से वैश्विक पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। मानव ने अपने विकास के लिए चिंतन करना शुरू किया। थोड़े ही समय में सूचना तंत्र का विकास हुआ और 1980 के दशक में पश्चिम यूरोपीय देशों में ज्ञान का उत्पादन एवं प्रसारण ये मुख्य व्यवसाय बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी में सूचना क्रांति, जिसको हम जनसंचार क्रांति के नाम से जानते हैं, इसका उद्भव हुआ। तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप समग्र मानव जाति के विकास के नए द्वार खुल गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों के मुख्य 5 विभाग हैं। आर्थिक प्रवृत्ति, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि वह प्रवृत्ति जिससे आय की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। तो पहली प्रवृत्ति है प्राथमिक प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे शिकार करना, जंगली उपज एकत्र करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, खनन एवं खेती तथा खेती आधारित जो आनुषंगिक प्रवृत्तियां हैं वो प्राथमिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक प्रवृत्ति, प्राथमिक प्रवृत्ति में जिन चीज वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो प्राथमिक प्रवृत्ति में पैदा होने वाले माल सामान या चीज वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेकर के और रूपांतरित या दूसरी चीज वस्तु तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो द्वितीयक प्रवृत्ति कहलाती है। कहने का मतलब कि इस प्रवृत्ति के कारण जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका मूल्य बढ़ जाता है। उद्योग इस प्रकार की प्रवृत्ति है, क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक प्रवृत्ति में खेती के अंतर्गत, चाहे वो अलग उद्योग जैसे उद्योग हों, कच्चा माल उसको मिलेगा प्राथमिक प्रवृत्ति से। तो इस प्रकार कच्चे माल से मानव कच्चे माल को तैयार माल में रूपांतर करके जो चीज़ वस्तुएं तैयार करता है, जो चीज़ वस्तुएं बनाता है, उसे हम द्वितीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कच्चा लोहा जो भूगर्भ से प्राप्त होता है, ये प्राथमिक प्रवृत्ति में आता है। लेकिन कच्चे लोहे के आधार पर लोहा फौलाद उद्योग और प्राथमिक प्रवृत्ति के अंतर्गत खेती में जो कपास होती है, जिससे रुई प्राप्त होती है, रुई का उपयोग करके सूती कपड़ा तैयार करना, सूती कपड़ा उद्योग, ये द्वितीय प्रवृत्ति है। तृतीय प्रवृत्ति है कि इस प्रवृत्ति के अंतर्गत मानव कीमत चुका करके, पैसे दे करके कुछ सेवाएं प्राप्त करता है। तो परिभाषा इसकी ये होगी कि मानव द्वारा कीमत चुका करके जो सेवाएं प्राप्त करता है उसे हम तृतीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य, दूरसंचार, शिक्षा, मनोरंजन आदि। इन सब का लाभ लेने के लिए, इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए मानव को कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिजली के कारीगर, इलेक्ट्रीशियन जिसको बोलते हैं, टेक्नीशियन, दुकानदार,
वाहन चालक, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि के कार्य तृतीयक प्रवृत्ति में आते हैं। मतलब ये जो सेवाएं देते हैं उन सेवाओं के बदले में कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ कीमत प्राप्त करते हैं। तो जो अपने काम की कीमत लेकर सेवाएं प्रदान करता है ये किसमें आता है? तृतीयक प्रवृत्ति में। चतुर्थक प्रवृत्ति है। चतुर्थक प्रवृत्तियों में इसमें विशिष्ट प्रकार के कौशल वाले मानव की विशिष्ट प्रकार की सेवाओं का समावेश होता है, जैसे कि विशिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग, संशोधन एवं विकास लक्ष्य सेवाएं, उच्च स्तर की राजकीय एवं प्रशासनिक सेवाएं, सूचना का उत्पादन एवं विश्लेषण एवं दूरसंचार सेवाएं, ये सब चतुर्थ प्रवृत्ति में आती हैं। पंचम प्रवृत्ति है कि अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं, जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा प्राप्त होने वाली सेवाएं, प्रशासनिक निर्णय निर्धारकों की सेवाएं, भिन्न भिन्न क्षेत्र के कुशल सलाहकार की सेवाएं एवं जो नीति निर्धारक होते हैं उन नीति निर्धारकों के द्वारा प्राप्त होने वाली सेवाएं, ये पंचम प्रवृत्ति में आती हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 5 भागों में आर्थिक प्रवृत्तियों को बांटा गया है। इस पाठ में हम केवल प्राथमिक और द्वितीय प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी तीसरी, चौथी और पाँचवीं के बारे में अगले पाठों में चर्चा होगी। तो मानव द्वारा ये जो पांचों प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये पांचों प्रवृत्तियाँ एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनकी सीमाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इन पांचों प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण ज्ञान आधारित उद्योगों के रूप में विकसित हुई है और पूरा विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है। जमीनी भूभागों के निवासी एक दूसरे पर आधारित हुए हैं। अब इन पांचों प्रकार की प्रवृत्तियाँ क्रमशः अध्ययन करेंगे, उसके अलग अलग पाठ हैं। इस पाठ में कि हम प्राथमिक प्रवृत्ति और द्वितीय प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पूरे विश्व के जो राष्ट्र हैं उन विश्व के सभी राष्ट्रों में अगर आर्थिक रूप से देखें तो विश्व के राष्ट्रों के लगभग 5% से कम लोग प्राथमिक प्रवृत्तियों के साथ में जुड़े हुए हैं, जबकि विकासशील देशों में मानव श्रम को अधिक प्रधानता दी जाती है, अर्थात विकासशील देशों में इसका प्रमाण अधिक है। प्राणियों तथा मछलियों का शिकार करना, जंगली उपज एकत्र करना, पशुपालन, खेत प्रवृत्ति मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियाँ हैं। अब हम प्राथमिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत शिकार एवं संग्रह प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बड़ा प्रश्न बनता है कि मानव की प्राथमिक प्रवृत्ति के रूप में शिकार एवं संग्रह प्रवृत्ति के बारे में समझाइए। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्राथमिक प्रवृत्ति के रूप में शिकार एवं संग्रह प्रवृत्ति। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक प्रारंभ से लेकर के अब तक की अवस्थाओं के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्राचीन समय था, आदि युग में पृथ्वी पर जो भी मानव निवास करते थे वो मानव किस रूप में जीवन जीते थे? शिकारी और संग्राहक के रूप में। अर्थात उस समय उनकी प्रवृत्ति क्या थी कि जंगलों में वो पशुओं का शिकार करते थे। शिकार किए गए पशुओं का मांस पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में उसको भून कर खाने लगे, और बचे हुए मांस को वो भविष्य के लिए, अगले दिन के लिए बचा कर रखते थे। इसीलिए उनको शिकारी और संग्राहक के रूप में उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोग क्या करते थे कि हमेशा भोजन की प्राप्त करने की खोज में वो भटकता हुआ जीवन, एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता हुआ जीवन जीते थे। छोटे छोटे कबीलों में समूहों में रहते थे। उनके पास कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं थी। शिकार करने के लिए वो पत्थर के बने हुए हथियारों का उपयोग करते थे, इसलिए उस समय को पाषाण युग के नाम से जानते हैं। पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं थे। उस समय वो वृक्षों के पत्ते और वृक्षों के छाल से वो अपने शरीर को ढकते थे। उनके पास मकान नहीं थे, तो जंगलों की लकड़ी, घास फूस उसका उपयोग करके, वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ उपयोग करके वो अपने अस्थायी निवास बनाते थे। जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे और उससे अपना भरण पोषण करते थे। उष्णकटिबंध के निवासी शिकार एवं जंगली उपज एकत्र करने की प्रवृत्ति करते थे। ये लोग प्राकृतिक परिस्थिति में ही जीवन जीते थे। पर्यावरण में वो कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अर्थात उस समय ये लोग
अपना संपूर्ण रूप से इनका जीवन जो है वो प्रकृति के ऊपर ही निर्भर था। वर्तमान समय में ऐसे लोग किन किन नामों से जाने जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मर्यादित क्षेत्रों में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इनको ब्लैक फेलोज के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी और बुशमैन के नाम से, अलास्का के क्षेत्रों में एस्किमो के नाम से, यूरोप महाद्वीप में इन लोगों को लैप के नाम से, अमेरिका महाद्वीप में रेड इंडियंस के नाम से, और दक्षिण भारत के पालियान तथा मलेशिया के सेमांग लोग, इनको मलेशिया में सेमांग लोग हैं जो प्राथमिक प्रवृत्तियाँ करते हैं। तो प्राथमिक प्रवृत्तियों में दूसरी प्रवृत्ति इसमें है पशुपालन की। विद्यार्थी मित्रों, कि प्रारंभ में जब वो मानव जंगलों में रहता था, पशुओं का शिकार करता था, तो धीरे धीरे शिकार के बाद वो पशुपालन की ओर मुड़ा था। तो प्राथमिक प्रवृत्तियों में पशुपालन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी घास के मैदानों में जो लोग निवास करते हैं वो अनेक प्रकार के पशु जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, और टुंड्रा प्रदेश के लोग रेंडियर, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग ऊँट, भेड़, बकरी, और जो पर्वतीय प्रदेश के लोग हैं वो याक और लामा जैसे प्राणियों को पालते हैं। इन प्राणियों का अलग अलग उपयोग होता है। कुछ प्राणी इसमें से हैं जो बोझा ढोने के काम में आते हैं, कुछ प्राणी खेती कार्य के लिए, और कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनसे से पशु उपजें प्राप्त की जाती हैं, जैसे मांस हुआ, दूध हुआ। इस प्रकार उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग जो हैं वो अस्थायी प्रकार का पशुपालन करते थे। अब वह धीरे धीरे व्यापारिक पशुपालन की ओर मुड़ रहे हैं। तो पशुपालन में दो प्रकार पशुपालन के हैं, एक है अस्थायी पशुपालन और दूसरा है व्यापारिक पशुपालन। तो आज हम संक्षेप में पहले अस्थायी पशुपालन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अस्थायी पशुपालन में इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें जो पशुपालक थे वो अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे, अर्थात वो भटकता हुआ जीवन, अपने पशुओं के साथ में भटकता हुआ जीवन जीते थे। उन पशुपालकों को अपने आसपास के पर्यावरण का संपूर्ण ध्यान रहता था। जहाँ पर घास चारा, पानी की प्राप्ति संभव होती थी, वो अपने पशुओं के साथ ऋतुओं के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। जैसे हिमालय में सर्दी में ऊंचे ढलानों से तलहटी की ओर और गर्मी में तलहटी से ऊंचे ढालों की ओर ये लोग स्थलांतरण करते थे। टुंड्रा प्रदेश के पशुपालक सर्दी की ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर और गर्मी की ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर स्थलांतर करते थे। ये पशुपालक निश्चित क्षेत्र में पशुओं के साथ भटकते थे। उन्हें ऋतुओं और मौसम की विस्तृत जानकारी उनके पास होती थी कि कहाँ पर घास चारा उपलब्ध होगा, कहाँ पर पानी उपलब्ध होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी उनके पास होती थी। अर्थात उनके पशु मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर ही निर्भर होते हैं। अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में जो पशुपालक हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ के पशुपालक भेड़ बकरी पालते हैं। अस्थायी पशुपालक भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, बैल, घोड़ा और खच्चर आदि प्राणियों को पालते हैं। इस प्रकार का पशुपालन विकासशील देशों में होता है, अर्थात जो देश वे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पशुपालक अपने पशुओं द्वारा कौन कौन चीज़ें प्राप्त करते थे कि मांस, ऊन और चमड़ा आदि पशु उपजें उनसे प्राप्त करते थे, और उसके आधार पर वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार का पशुपालन पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक अनुकूलन तथा का विशिष्ट स्वरूप है, अर्थात वो मानव संपूर्ण रूप से उसका तालमेल प्राकृतिक पर्यावरण के साथ होता था। यहाँ पशुपालक उनके द्वारा पाले हुए जो प्राणी वो परस्पर आश्रित एवं एक समुदाय के रूप में रहते हैं। विश्व में अस्थायी पशुपालन के कुल कितने क्षेत्र हैं? तो 7 क्षेत्र हैं। पूरे विश्व में अस्थायी पशुपालन करने वाले क्षेत्रों को 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आर्कटिक प्रदेश, दूसरा यूरोपिया का स्टेप्स प्रदेश, तीसरा दक्षिण पश्चिम एशिया, चौथा सहारा का रेगिस्तान, पांचवा अरबस्तान का रेगिस्तानी प्रदेश, छठा अफ्रीका के सवाना घास के प्रदेश, और सातवां इंडीजोम एशिया के पठार। वैसे अब अस्थायी पशुपालकों की संख्या लगातार धीरे धीरे घट रही है, और ये पशुपालक जो अस्थायी रूप से पशुओं का पालन करते थे, उनके ऊपर अपना जीवन निर्भर था उनका, वो धीरे धीरे अब व्यापारिक पशुपालन की ओर मुड़ रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों,
ये तो पशुपालन में आज तक पशुपालन के रूप में चर्चा हुई। अब व्यापारिक पशुपालन के बारे में और अन्य मुद्दों के बारे में हम पार्ट 2 में दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।